गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज के इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण का जो है मानव पर्यावरण के संबंधों का व्याख्या कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मतलब कि एक्सप्लेन द मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप, मतलब कि किसी मनुष्य का उसके इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन रहता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो में जो है आंसर को देखने से ज़्यादा जो है आप मेरी बातों को सुनने का ज़्यादा प्रयास करें, क्योंकि सुन करके जो है आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए और एक्सप्लेन द मेन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं बता देता हूँ कि आखिर इसमें क्या क्या जो है मतलब टॉपिक हम जो है बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले जो है हम इकोलॉजी क्या होता है इसके बारे में बताएंगे, फिर पृथ्वी पर मानव की स्थिति क्या है, फिर मानव का जो पर्यावरण का जो बदलता स्वरूप है, यानी कि आदिकाल से यानी प्राचीन काल से अभी जो मॉडर्न टाइम से, तो उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो ये सब हम चारों पॉइंट को एक एक करके डिस्कस करेंगे, जैसे आखेट और भोजन काल, पशुपालन और पशुचारण काल, पौध पालन एवं कृषि काल, विज्ञान तकनीक एवं औद्योगिक काल। ये सब जो है सारा पॉइंट हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारा पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आता है वो आता है इकोलॉजी का। ठीक है, कि आखिर इकोलॉजी है क्या। तो अगर हम बात करें इकोलॉजी की, तो इकोलॉजी क्या होता है, तो इकोलॉजी का इको जो है इकाउस वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, इकाउस वर्ड से, और इकाउस का मतलब होता है हैबिटेट, और लॉजी का मतलब स्टडी, मतलब कि किसी व्यक्ति का जो है मतलब किसी भी जीव वगैरह का जो है उसका घर कोई क्या कहते हैं, इकोलॉजी। लेकिन देखो, इकोलॉजी का अगर हम मेन मीनिंग देखें तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, इको मतलब क्या, इन्वायरमेंट, और लॉजी मतलब स्टडी। मतलब कि अगर किसी व्यक्ति का उसके पर्यावरण के साथ जो है कैसा इन्वायरमेंटल रिलेशनशिप है, उसी को हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि इकोलॉजी किसको कहेंगे, इकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी मनुष्य का उसके पर्यावरण के साथ जो है कैसा रिलेशनशिप है, कैसा संबंध है, तो उसी को हम लोग दर्शाने के लिए इकोलॉजी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे दूसरा पॉइंट का, कि पृथ्वी पर मानव की स्थिति क्या है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि पृथ्वी पर जो है मानव की स्थिति क्या है। अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो, पृथ्वी पर जो मनुष्य की स्थिति है वो अन्य जीवधारियों से, मतलब कि जो दूसरे जीव जंतु जो वहाँ रहते हैं उससे अलग है। लेकिन क्या है कि मानव जो है यानी कि मनुष्य जो है वो सृष्टि का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो उनके गुणों से संपन्न है। ठीक है, अनेक गुणों से संपन्न है। अनेक गुणों से संपन्न करने का मतलब क्या है कि उसके पास जो है सब कुछ है, वो जो है मतलब उसके पास सब कुछ है, अच्छा से सोचने की क्षमता है उसके पास, यानी कि एक पूर्ण विकसित जो है मस्तिष्क है उसके पास, एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर का एक अच्छा सा बॉडी है जिसमें 2 हाथ 2 पैर, एक नाक 2 कान, मतलब हर तरह से मतलब उसको एक सुगठित शरीर बनाया गया है। समाज का गठन करने का उसके पास एक बहुत ही खास क्षमता है। उसके बाद क्या है कि वो तकनीक का जो है विकास किया है, टेक्नोलॉजी वगैरह का डेवलपमेंट किया है, ताकि उसका जो जीवन स्तर जो है वो और भी ज़्यादा अच्छा हो जाए, उसका जीवन स्तर जो है उच्च स्तरीय हो जाए। ठीक है, तो पृथ्वी पर अगर हम उसका जीवन के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर मानव की स्थिति क्या है, दूसरे जीवों से जो है अलग है एकदम। क्यों, क्योंकि ये जो है एकदम दूसरे जीवों से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनका जो है मतलब क्या है कि इनके पास जो है पूर्ण विकसित जो है मस्तिष्क है, सुगठित शरीर है, कोई भी समाज को गठन करने की क्षमता है, उच्च स्तर जीवन जीते हैं अपने तकनीकी क्षमता के कारण। अब क्या है कि इन्हीं गुणों के कारण जो है यह अपने भौतिक पर्यावरण से अन्य प्राणियों की तुलना में विशिष्ट प्रकार की अंतर्क्रिया जो है करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये अकेला प्राणी है जिसके पास क्या है कि बहुत ही अच्छा बॉडी है और हमेशा सोचने का क्षमता है, हर चीज़ को करने की ताकत है। ठीक है, अब इसीलिए जो मनुष्य का जो ये सब क्षमता है, इसीलिए इसको हम लोग सामाजिक प्राणी भी कहते हैं। ठीक है, एक समाज को गठन करने की क्षमता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सामाजिक प्राणी। अब इसी के विपरीत अगर हम बात करें तो जीवमंडल में यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट में अन्य जो जीव रहते हैं वो मनुष्य के अधीन काम करता है। क्यों, क्योंकि उनका जो मनुष्य के पास ही एक ऐसा गुण है जो अपने भौतिक परिवेश को जो है क्या करता है, अनुकूल बना लेता है, और अपने अनुसार से जो है सबको मतलब अपना काम जो है अपनी मर्जी के मुताबिक करता है। मतलब कि दूसरे जीव जैसे दूसरे जीव जो है मनुष्य से डर जाएंगे, लेकिन मनुष्य जो है अपना बौद्धिक क्षमता से या अपने शरीर का शारीरिक क्षमता से जो है दूसरे से अच्छा है। तो ये सब था, हम लोग बात कर लिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि मनुष्य का जो है मानव पर्यावरण का ये जो बदलता स्वरूप है। बदलता स्वरूप कहने का मतलब क्या है कि अब पहले जो है आदिकाल में यानी कि आदि मानव वगैरह जो रहते थे उससे लेकर के आज जो है हम लोग एक मॉडर्न टाइम में रख रहे हैं, मॉडर्न पीरियड में रह रहे हैं। तो आदिकाल से मॉडर्न पीरियड में जो चेंजेज आया
दिया है उसको हम लोग 4 भागों में बांटते हैं, ठीक है। अब उन्हीं 4 भागों के मदद से जो है हम लोग एक एक करके समझेंगे कि आखिर मानव में कैसे कैसे परिवर्तन आया, वो अपने इन्वायरमेंट का, अपने पर्यावरण का कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे वो अपने पर्यावरण का इस्तेमाल किया और अभी किस कगार पे है। एक एक करके हम सारा स्थिति के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्थिति कौन सा आता है? पहला स्थिति जो आता है वो आता है आखेट और भोजन काल, यानी कि हंटिंग एवं फूड गैदरिंग पीरियड। आखेट मतलब क्या होता है? आखेट मतलब होता है कि किस हंटिंग यानी कि शिकार करना, और भोजन काल यानी कि फूड गैदरिंग पीरियड यानी कि खाना वगैरह को जमा करना, यानी कि वो क्या है कि पेड़ पौधे फलों वगैरह को मतलब कि जमा करते थे, उसको खाते थे और साथ में जानवरों को मारते थे, यानी कि एक आदि मानव की तरह, यानी कि एकदम पूरा नॉर्मली जीते थे जैसे कि दूसरे मतलब जो जानवर जीते थे इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहता है क्या है कि आखेट और भोजन काल की अगर हम बात करें तो इसे जो है मानव सभ्यता का आदि काल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे पुराना टाइम है जब वो शिकार करके, अभी भी बहुत जगह पे शिकार करके आदि मानव लोग खाते हैं, लेकिन जो सबसे पुराना टाइम था जब आदि काल का शुरुआत हुआ था, मतलब कि आदि मानव का स्टार्टिंग था, तो उस समय क्या होता कि अन्य जीवों के जैसा ही मनुष्य भी जो है पूरी तरह से प्रकृति पर ही आधारित होता था। प्रकृति पर आधारित होता था कहने का मतलब ये है कि जो आदिवासी मनुष्य है वो अपने अस्तित्व के लिए एकदम सेम आचरण यूज करता था, अपनाता था जैसा कि अन्य जीव, यानी कि भोजन के लिए, भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए जो है वह और सारे जंगली जानवरों का शिकार करता था, फल फूल का संग्रह करता था, गुफाओं में रहता था। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट ये होता है कि पहले का जो लोग थे यानी कि जो आदि मानव थे तो वो उनका आवश्यकता सीमित था। सीमित कहने का मतलब क्या है कि उनको बस जो है अपना फल फूल जो चाहिए खाना या शिकार करके जानवरों को खाते थे, और साथ में जो है क्या था कि वो गुफाओं में रहते थे, मतलब कि और उतना ही शिकार करते थे जितना उसको आवश्यकता होता था। ये नहीं कि आवश्यकता नहीं है फिर भी हम बहुत ज़्यादा उसको मार रहे हैं, दूसरे को बेच रहे हैं, तो उस समय उस टाइप का कंडीशन नहीं था, ठीक है। मतलब कि आदमी जो है क्या था कि नॉर्मल अपना सीमित आवश्यकताओं को जो है प्रकृति से सरलता पूर्वक पूरा कर लेता था। अब आदिवासियों की संख्या क्या था? उस समय सीमित था, ज़्यादा जनसंख्या तो था नहीं, तो सीमित आवश्यकताओं के कारण जो है प्रकृति के साथ उसका जो संबंध है वो मधुर था। मधुर करने का मतलब अच्छा था। अब छोटे मोटे जो है कार्य को मतलब अगर मान लेते हैं प्रकृति से कुछ जानवर को मार के खा जाएगा या थोड़ा सा जमीन वगैरह में, गुफा वगैरह में रहेगा, तो वो दूसरे ही जानवर के ही जैसा था, वो ज़्यादा तो यूज नहीं करता था। तो इससे क्या था कि प्रकृति पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, प्रकृति जो है पूरी तरह से संतुलित रहता था, क्योंकि प्रकृति के सभी जो घटक हैं वो स्वाभाविक गुणवत्ता के तहत कार्यरत थे, मतलब कि सबका अलग अलग कार्य होता था, सबको ही जो है अपनी आवश्यकता के जितना ही अपना इस्तेमाल करता था, जानवरों को मारता था, दूसरे जानवरों पे निर्भर करता था या दूसरे पेड़ पौधे को खाता था, ठीक है। अब इस काल में क्या होता था कि जो मानव गुणवत्ता के सामान्य पशुओं जैसे ही थी, मतलब मानव का गुणवत्ता कैसा है? पशुओं के जैसा ही। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं के जैसा खा पी रहा है, उन्हीं के जैसा जो है रहा था। अब ये क्या था कि वो उतना ही फूल वगैरह फल फूल का संग्रह करता था या शिकार करता था जितना प्रकृति में संतुलन बना रहे, ज़्यादा वो। अब क्या हुआ कि अब यहाँ से जो है अग्नि का जब आविष्कार हुआ, तो अग्नि का आविष्कार के बाद जो है उसका क्रियाकलाप में बदलाव आया, यानी कि उसका जो कार्य करने का जो मतलब क्या कहें, उसका कार्य करने का जो मतलब तरीका है उसमें बदलाव आया। कैसे? मांस वगैरह को पकाने के लिए जो है आग वगैरह का इस्तेमाल करता था, साथ में क्या है कि वनस्पतियों का जो है प्रयोग करने लगा, यानी कि अब मान लेते हैं मांस वगैरह को पकाना है तो जो भी पेड़ पौधा वगैरह है उसको काटना पड़ेगा, उसको जो है थोड़ा बहुत सुखाना पड़ेगा, सूखी पत्तियों वगैरह को जला करके जो है मांस को पकाता था। लेकिन कभी कभी क्या था कि उससे जो है आग वगैरह भी लग जाता था जंगल में, जिससे उनको जो है मतलब खतरा का आभास होता था। जैसे जैसे टाइम पीरियड बीता तो आग लगा करके जो है वो क्या करते थे, पेड़ पौधों को जलाते थे और जंगल को धीरे धीरे साफ करते थे। साफ करने से क्या था कि वो धीरे धीरे जो है पहाड़ों में ना रह करके छोटी मोटी झोपड़पट्टी बना करके वहीं पे रहने लगे, और साथ में क्या था कि उन्हीं आगों का इस्तेमाल करके जो है वो दूसरे जानवरों को डरा करके अपनी रक्षा भी किया करते थे। लेकिन फिर भी अभी भी हम बात करें तो उनका उतना कुछ ज़रूरत ज़्यादा नहीं था, अभी भी वो जानवरों को मार करके खाते थे और उतना ही मारते थे या उतना ही फल मतलब पेड़ पौधे को काटते थे या उतना ही मांस खाते थे जितना उनको ज़रूरत है। ज़्यादा मार करके या ज़्यादा जगह को मतलब कैप्चर करना ये सब नहीं होता था, ठीक है। तो इससे भी जो है प्रकृति पे कोई असर नहीं पड़ा था अभी तक। अब दूसरा बात करते हैं पशुपालन का, ठीक है। तो पशुपालन एवं पशुचारण काल, जिसको हम लोग डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड
पेस्ट्रोलिज्म पीरियड भी कहते हैं, ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड पेस्ट्रोरेलिज्म पीरियड भी कहते हैं, मतलब कि पशुपालन एवं पशुचारण काल। अब अगर पहले क्या था कि केवल जानवरों को मारते थे, मतलब कि आखेट और भोजन काल में क्या था कि जानवरों को मारते थे और फल फूल उतना ही तोड़ते थे जितना उनको जरूरत था। अब आया कि पशुपालन एवं पशुचारण कला। इसमें क्या था कि वो पशुओं को का शिकार के दौरान जो है उनके दिमाग में दो विचार आया। पहला क्या आया कि जितने भी जीव जो हैं उनके, जिनको वो मारते हैं, शिकार करते हैं, तो उनके छोटे बच्चों को क्या किया जाए, उनको पाला जाए। पालने से क्या होगा कि उसको आने वाले टाइम में या अगले दिन या अगले महीने उसका शिकार किया जा सके, ताकि उनका मतलब फूड के पर्पज से जो है उनको पालने स्टार्ट किए। और दूसरा क्या किए, दूसरा ये सोचें कि दुधारू पशु जो है, यानी कि जो दूध देते हैं पशु, उनको पकड़ने के बाद जो है उनसे दूध को प्राप्त करने के लिए उनको पालने लगे। तो उनका जो ये आकांक्षा था, यानी कि ये जो इच्छा था, पशुपालन को जन्म मिल गया यहाँ से, ठीक है। जब वो पशु को आगे के लिए, मांस के लिए, फूड के लिए या उससे प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट जैसे दूध वगैरह के लिए जब उसको पालने लगे, तो यहाँ से जो है क्या हुआ, पशुपालन स्टार्ट हुआ, पशुपालन का जन्म हुआ। अब क्या हुआ, शिकार में जो है कुत्ते वगैरह भी जो है वो मनुष्य की सहायता करते थे। तो यहाँ से क्या हुआ कि मनुष्य का सबसे पहला दोस्त बन गया कुत्ता, ठीक है। कुत्ता जो है मनुष्य का सबसे पहला दोस्त बन गया। अब क्या हुआ कि जो मनुष्य थे उनका पशुओं के प्रति जो है प्यार, अब जैसे मान लेते हैं उसको पालने लगे तो उसके प्रति जो है स्नेह भी बढ़ गया, प्यार बढ़ा। भोजन की सुविधा ने पशुचारण को जन्म दिया। अब जैसे मान लेते हैं कि कोई जीव को रख रहे हैं तो उसको भी जिंदा रहने के लिए भोजन चाहिए, उसको पालने के लिए उसको भी भोजन करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या हुआ कि वहां से जो है वो उनको पशुओं को उसको चारा देने लगे, उसका खाना देने लगे। तो यहाँ से क्या हुआ, पशुचारण स्टार्ट हो गया, मतलब पशु को पालने लगे और साथ में उनको खाना खिला करके पशुचारण भी करने लगे। अब क्या हुआ कि इससे क्या हुआ कि अभी भी जो है मध्य एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ के कुछ चरवाहे जो है अभी भी अपनी आवश्यकताओं को जो है, आवश्यकता का 3/4 जो है सामग्री जो है वो भोजन, वस्त्र, मकान, हथियार, मनोरंजन, सुरक्षा, व्यापार आदि जो है अपने पशुओं से ही प्राप्त करते हैं। मतलब कि क्या है कि अभी भी वो पूरी तरह से लगभग अपना आवश्यकता को जो है क्या करते हैं, पशुओं से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। चाहे वो खाना हो, कपड़ा हो, हथियार बनाना हो या कोई भी सुरक्षा हो, ठीक है। अब क्या है कि अभी भी क्या है कि अफ्रीका का एक आदिवासी समुदाय है मसाई, और अरब का एक आदिवासी ग्रुप है बद्दू। तो ये दोनों जो है अभी भी पूरी तरीका से पशुपालन से ही जीवन यापन करते हैं, ठीक है। पशुओं को पालते हैं, उनके प्रोडक्ट को यूज करते हैं, उनको बेचते हैं और उनका उनका इसी तरह से जीवन यापन जो है वो चलता है, ठीक है। अब पशुपालन क्या हो गया, पशुपालन जो है अब जो है उन मनुष्य का जो है प्रथम ऐसा कार्य कहा जा सकता है जब उसे अपने पर्यावरण से जो है संघर्ष करना पड़ा होगा। पशुओं के लिए अब जैसे अब पशु को पालना है तो उसके लिए चारा वगैरह, उसको रहने के लिए घर बनाना पड़ेगा, उनको सुरक्षा प्रदान करना पड़ेगा, वो जो खाएंगे उनको खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये भी जो है एक बड़ा कार्य है, ठीक है, ये भी एक संघर्षपूर्ण कार्य कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि पशुओं की बढ़ती संख्या से जो है उनका जो प्राकृतिक स्रोत पे दबाव जो है बढ़ा। अब जैसे ऐसे समझो कि अगर हम पशुओं को जो है वो मतलब संख्या बढ़ेगा तो उनका क्या होगा, प्राकृतिक स्रोत पे जो है दबाव बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि और पशुधन की बढ़ती संपन्नता के साथ मानव जो है जनसंख्या बढ़ती गई। अब ऐसे समझो कि पशु का संख्या बढ़ा तो उनका प्राकृतिक स्रोत पर दबाव बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या है वो जानवरों को मारने लगेंगे। जैसे जैसे वो जानेंगे कि पशु को हम लोग इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पशुओं को हम लोग मांस को खाने के लिए, उसके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए उनको पाल सकते हैं, तो धीरे धीरे क्या हुआ, जनसंख्या वगैरह भी बढ़ा, क्योंकि उनको खाने के लिए जो है भोजन मिल रहा था अपना जो है, तो जिससे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ा। लेकिन क्या हुआ कि पशुओं के लिए चारा और पानी की तलाश में जो है मनुष्य अब घुमक्कड़ बन गया। घुमक्कड़ बन गया मतलब कि अब उसके लिए चारा पानी वगैरह की तलाश में एक जगह से दूसरा जगह जाने लगा। इससे क्या हुआ कि मानव का जो है प्रकृति के साथ संबंध जो है अभी भी मधुर बना रहा, क्योंकि अभी भी जो है मानव का आवश्यकता जो है सीमित ही था। वो प्रकृति से उतना ही यूज करता था, प्रकृति को इतना ही यूज करता था जितना उसका जरूरत है। तो इस युग में भी अगर हम बात करें पशुपालन एवं पशुचारण काल, तो इस युग में भी जो है कोई दिक्कत नहीं आया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है आता है पौध पालन एवं कृषि काल। अब पौध पालन एवं कृषि काल में क्या होता है ये बताते, यानी कि डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट एंड एग्रीकल्चर पीरियड। हुआ क्या कि पौध पालन का प्रारंभ जो है ये कब
हुआ ये अभी भी जो है एक विवाद का सवाल है, ठीक है, प्रश्न है, ठीक है। लेकिन जो अधिकांश विद्वान हैं उनका ये कहना है कि जो प्राचीन काल में जो घुमक्कड़ चरवाहे थे, यानी कि जो अपने मतलब भोजन के लिए जो है एक जगह से दूसरा जगह जाते थे, या जो पशु पालन करते थे तो उनके लिए जो खाना वगैरह या पानी की तलाश में जो है शिकारी जो है या घुमक्कड़ चरवाहे जो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, या कुछ मछुआरे जो नदी झील के किनारे रहा करते थे, तो उनके आसपास क्या था कि कुछ जब जो फल और बीज के डंठल वगैरह उग आते थे तो वहाँ से क्या हुआ, ये माना जाता है कि उनकी स्त्रियां यानी कि जो वाइफ थी उनको पौधे पालने जो है वो स्टार्ट कर दिए, ठीक है। अब जो भी पौधा वगैरह को रोकते थे तो वो किस लिए रोकते थे, ताकि उनका जो है भोजन प्राप्त हो सके, उनका जीवन जो है वो अस्थायी हो सके, ताकि ये नहीं कि हम लोग शिकार करने के लिए एक बार यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से और दूसरा जगह जा रहे हैं, वहाँ से फिर दूसरा जगह जा रहे हैं, जिसको बंजारा भी कहते हैं। तो इनका स्थान जो है वो अस्थाई हो जाए, अस्थाई निवास हो जाए, इसलिए वो क्या पौधे का भी जो है रोपण करने लगे, पौधे को पालने लगे। अब यहाँ से क्या हुआ कि पौधों पे जो है निर्भरता यहाँ से भी बढ़ने लगी, और यहीं से जो है खेती की कला भी जो है मानव के प्रकृति में जो है जुड़ गया, खेती भी यहीं से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो खेती के लिए अब क्या हुआ कि यहीं से कृषि स्टार्ट हो गया। अब कृषि के लिए यानी कि खेती के लिए जो है भूमि का मतलब आवश्यकता पड़ेगा, पशुओं के लिए जो है बाड़ा का आवश्यकता होगा, मतलब घर का, फिर चारा का आवश्यकता होगा, कृषि की सुरक्षा का भी प्रबंध करना पड़ेगा कि अगर हम कृषि किए तो उसको कैसे मतलब बचा सकते हैं उससे प्राप्त फसल को, फिर उसका जो कृषि का जो फसल है उसको सिंचाई के लिए जल का सुविधा भी देना है, तो इसके लिए वो जो है नदी के किनारे रहने लगे। फिर साथ में क्या है कि कृषि उत्पादन तो करने लगे, अब उसको भंडारण का भी सुविधा होना चाहिए जहां हम उसको स्टोर करके रख सके ताकि ज़्यादा दिन तक भोजन जो है चले। तो इन्हीं आवश्यकताओं को आपस में जो है पूरा करने के लिए क्या हुआ, मानव जो है, मानव समाज जो है वो क्या हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो जगह ज़मीन वगैरह का इस्तेमाल करने लगा। मानव समाज जो है वो प्रकृति पे जो है पूरी तरह से निर्भर होने लगा, जिसके कारण क्या हुआ, प्रकृति पे जो मतलब प्रकृति पे निर्भरता घट गया। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि केवल पशुओं प्रकृति पे ही डिपेंड करता था, लेकिन जब से कृषि करने लगा तो प्रकृति पे तो डिपेंड करता है लेकिन वो वर्षा वगैरह के लिए, क्योंकि अगर उसका कृषि से जो फूड वगैरह बनेगा तो वो जानवरों को नहीं भी मार के खाएगा उतना, तो उसका कृषि के थ्रू जो है वो यूज आ जाएगा, उसको कृषि कर लेगा तो उसको जानवरों को उतना मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो एक अस्थायी जगह पे रह सकता है। तो यहाँ से जो है वो नदी घाटी वगैरह सभ्यताएं जो है स्टार्ट हुआ, क्योंकि नदी के किनारे ही बस करके हम लोग खेती वगैरह कर सकते थे। अब क्या हुआ कि वन विनाश से कृषि का विस्तार हुआ। अब धीरे धीरे अब कृषि हमको ज़्यादा मात्रा में करना है ताकि जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रहा है, ताकि उसको खाने का कमी ना हो, तो कृषि में विस्तार करना पड़ेगा। और कृषि में जो है विस्तार करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जगह जमीन को जो है वो ज़्यादा पेड़ वगैरह का कटाई करना पड़ेगा ताकि खाली ज़मीन पे हम लोग क्या कर सके, कृषि कर सके। अब हुआ क्या कि जैसे जैसे मतलब टाइम बढ़ा तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ क्या हुआ कि जनसंख्या भी बढ़ी। जैसे 1650 ईस्वी तक जो है जनसंख्या 54.5 करोड़ था, यही 1700 ईस्वी में 62.3 करोड़ हो गया, 1750 ईस्वी में 79.1 करोड़ हो गया, 1800 ईस्वी में 79.8 करोड़ हो गया, 1850 ईस्वी में 126 करोड़ हो गया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे जैसे टाइम गुजरा तो जनसंख्या भी बढ़ने लगा, और जनसंख्या बढ़ा तो इससे क्या हुआ कि कृषि के लिए जो है कृषि जो है और ज़्यादा करने लगे लोग कृषि, क्योंकि पूरी तरह जो है अब धीरे धीरे क्या होने लगे, कृषि पे ही निर्भर होने लगे लोग जो है। तो वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा भूमि पे कृषि करने के लिए जो है वो क्या करने लगे, तो पूरी तरह से जो है वो कृषि पे डिपेंड होने लगे, और वो ज़मीनों को मतलब अच्छे से इस्तेमाल करने लगे। पहले क्या था कि वो केवल सीमित स्तर पे जो है कृषि करते थे, लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ा वो अपनी जीविका को अच्छा तरीके से जीने के लिए जो है वो क्या करने लगे, अच्छे से बहुत ज़्यादा कृषि करने लगे। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ से जो है अगर हम बात करें तो इस काल में जो है एशिया का कृषि, एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया जो है वो कृषि प्रधान देश था, सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पे था, और यहाँ का जो ज़मीन है वो ज़्यादा उपजाऊ भी था, और यहाँ की जलवायु, सिंचाई व्यवस्था सारा जो है कृषि के लिए अनुकूल था। तो यहाँ से क्या हुआ, कृषि और भी ज़्यादा बढ़ने लगा। कृषि उत्पादन और खपत में अभी भी संतुलन ही था, ज़्यादा बढ़ा नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि अभी भी जो है लोग जो है बस जीने के लिए ही जो है कृषि करते थे। लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे जब चौथा पॉइंट अब हम लोग बताने जा रहे हैं, चौथा पॉइंट क्या है
है। तो चौथा पॉइंट जो है वो है विज्ञान, तकनीक एवं औद्योगिक काल। क्या है? विज्ञान, तकनीक एवं औद्योगिक काल, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल पीरियड। अगर हम इसकी बात करें तो क्या हुआ कि 19वीं सदी के मध्य से जो है एक साथ जो है विज्ञान, तकनीक यानी कि साइंस का, टेक्नोलॉजी का, और साथ में क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी हुआ, जिससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो है डेवलपमेंट में जो है तकनीकी क्रांति हुआ, यानी कि मशीनों वगैरह आ गया। अब जैसे गाड़ी वगैरह आ गया, अभी ट्रैक्टर वगैरह, तो इससे क्या होता है कि हम लोग कृषि जो है जल्दी कर पाते हैं, ज़मीन वगैरह को जोत पाते हैं, अच्छे से कृषि कर पाते हैं, पशुपालन अच्छे से कर पाते हैं, पशुओं के लिए चारा जुटा पाते हैं। इससे क्या हुआ कि जो मानव का जो जीवन है वो पूरी तरह से अलग हो गया, ठीक है, उसका जीने का जरिया ही अलग हो गया। अगर जब मतलब क्या हुआ कि जब वो तकनीक वगैरह का इस्तेमाल से जो है कृषि करने लगे तो उनका जो उत्पादन हुआ उसमें भी बढ़ोतरी हुआ, और उत्पादन बढ़ोतरी हुआ यानी कि उनके सुख सुविधाओं के कारण जो है जनसंख्या भी क्या हुआ, धीरे धीरे जो है तीव्र गति से बढ़ने लगा। इससे क्या हुआ कि जो विगत 100 वर्ष है, विश्व में जनसंख्या जो है वो 3 गुना बढ़ करके 467 करोड़ हो गया। और अगर वर्तमान में बात करें तो अभी के टाइम में विश्व की जो जनसंख्या है वो लगभग 630 करोड़ हो गया है, ठीक है। तो इस जो बड़ी जनसंख्या है इसके लिए भोजन, खाना, गाड़ी, कपड़ा ये सब भी तो चाहिए। तो इससे के लिए क्या होने लगा कि अब जब जनसंख्या बढ़ा तो ऊर्जा से रिलेटेड जितने भी साधन हैं, जैसे कोयला, तेल, विद्युत, गैस, ये सब क्या हुआ, मनुष्य जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा, इसको जो है अपना लाइफ में रेगुलर कर लिया। तो ये सब जो क्रांतिकारी क्रियाकलाप है, यानी कि वैसा कार्य जो कि मनुष्य के जीवन में परिवर्तन ला दिया, तो यहीं से क्या हुआ कि पर्यावरण, नया पर्यावरण, मनुष्य का जो पर्यावरण के साथ है वो रिलेशन थोड़ा बदल गया। कैसे? क्योंकि क्या हुआ कि प्राकृतिक पर्यावरण के समांतर निर्मित मानवीय पर्यावरण इंगित करने लगा कि प्रकृति पर विजय पाई जा सकती है। मतलब क्या है कि पहले क्या था कि प्रकृति से जुड़ा हुआ रहता था मनुष्य, वो प्रकृति को ज़्यादा नुकसान ना आए तो उतना ही प्रकृति का इस्तेमाल करता था, जितना प्रकृति को कोई नुकसान ना हो तो उतना प्रकृति मैनेज कर लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ, इनका मानव का जो है मानसिकता यह हो गया कि मानव प्रकृति के संबंध में थोड़ा सा दुराव आने लगा, मतलब दूर होने लगे। कैसे? क्योंकि प्रकृति के प्रति बढ़ती उदासीनता के कारण, यानी कि उदासीनता के कारण क्या मतलब, उसको अब उतना नहीं देखने लगे कि प्रकृति को कुछ हानि हो सकता है। जैसे क्या हुआ कि वन का जो है अधिक से अधिक विनाश करने लगे, खनिज का दोहन बहुत ज़्यादा करने लगे, ऊर्जा का उपयोग जो है हम लोग बहुत ज़्यादा करने लगे, और कार्यों को ये सब कार्य करते समय जो है हम लोग ये भूल गए कि प्रकृति के नियम को उल्लंघन कर रहे हैं हम लोग। ये हम लोगों को बहुत ज़्यादा दुखदाई भी हो सकता है, दुख भी दे सकता है। अब क्या हुआ कि औद्योगिक संस्कृति ने जो मानसिकता प्रदान की उससे कृषि और पशुपालन के रूप में भी परिवर्तन आ गया, ठीक है। व्यावसायिक कृषि और पशुपालन के कारण प्रकृति पर प्रहार पड़ता गया। अधिक उत्पादन के लिए भूमि का इतना ज़्यादा प्रयोग किया जाने लगा कि उत्पादन जो है वो घटने लगा। अब जैसे मान लेते हैं कि एक ही ज़मीन पे हम बहुत ज़्यादा खेती कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा, पहले तो ज़्यादा खेती करने के लिए ज़्यादा वनों का विनाश करने लगे। अब एक ही जगह पे जब ज़्यादा बार खेती होने लगा तो वहाँ की जो मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम होने लगी, और उर्वरता कम होगा तो वहाँ पे जो है उत्पादन भी कमी होगा, और उत्पादन कमी होगा तो इससे क्या होगा, अगर हम किसी चीज़ को जोर जबरदस्ती से हम किसी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो उस पर जो असर होगा ही, जैसे मिट्टी पे हुआ। अब मानव के तकनीकी विकास के कारण जो पर्यावरणीय समस्या, पर्यावरण में जो है बहुत सारा समस्या जो है प्रकट हुआ, और इसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो है पर्यावरण में जो है आर्थिक और सामाजिक प्रगति के कारण प्रदूषण बढ़ने लगा, बहुत सारा प्राकृतिक प्रकोप आने लगा। जैसे कभी बारिश ही नहीं हुआ तो सूखा हो गया, या बारिश हुआ तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ तो बाढ़ वगैरह का स्थिति आ गया, बहुत सारे घर वगैरह उजड़ गए। तो ये सब बहुत सारा चीज़ आया पर्यावरण का ज़्यादा इस्तेमाल करने से। अब उपरोक्त जितना भी जो हम लोग तथ्य बताएं उससे यह स्पष्ट है कि वर्तमान समय में जो मानव प्रकृति संबंध जो है वो दिन ब दिन क्या हो रहा है, बिगड़ते जा रहा है। यह एक बहुत बड़ा विडंबना है कि विज्ञान और तकनीक में जहाँ हमने इतना ज़्यादा प्रगति किया है वही प्रकृति की व्यवस्थाओं से हम अनभिज्ञ हैं, मतलब दूर होते जा रहे हैं। हम लोग जो है वास्तव में हमारा जो है भौतिकवादी दृष्टिकोण जो है इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि हम लोग सोचते थे कि प्रकृति जो है हमें उपहार देती है, जबकि यह विचारधारा प्रधान हो गया, मतलब ज़्यादा हम इस बात पे गौर करने लगे कि प्रकृति से उपहार लिया जाता है। मतलब कि पहले क्या था कि हम लोग जो भी प्रकृति से यूज करते थे तो लगता था कि प्रकृति उपहार दे रहा है, लेकिन अब क्या है कि प्रकृति से हम लोग एक तरह से छीन लेते हैं हर चीज़, मतलब कि छीनना पड़ता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई अगर घी जो है सीधी उंगली से ना निकले तो घी को, मतलब उंगली को टेढ़ा करके घी निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि प्रकृति जितना दे रहा है उतना ही नहीं ले रहे, हम लोग जो है प्रकृति से और ज़बरदस्ती खींच करके हर चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में विदोहन कर रहे हैं हर चीज़ को।
तो इसके कारण क्या आया है कि मानव का जो है इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन है वो धीरे धीरे जो है बिगड़ गया है, जिसके कारण और यह जो है हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल उठ गया है। तो ये था मानव का किस तरह से पहले रिलेशन था और अभी के टाइम में इसका रिलेशन किस तरह से है वो हम बताएं। तो आई होप कि आपको जो है पूरा वीडियो समझ आया होगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते